गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे उत्पादन संभावना वक्र एवं केंद्रीय समस्याओं के साथ किस प्रकार संबंध रखता है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं उत्पादन संभावना वक्र। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आधुनिक अर्थशास्त्री केंद्रीय समस्याओं की व्याख्यान के लिए उत्पादन संभावना वक्र की सहायता लेते हैं। हम भी इनकी सहायता से केंद्रीय समस्याओं का वर्णन करेंगे। इनका वर्णन करने के लिए हम जान लेते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है। सबसे पहले उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए गए साधन तथा तकनीक में दो वस्तुओं के, अभी आप अगर दोबारा से इसको देख पाओ, उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए साधन तथा तकनीक, साधन भी दे रखे हैं और तकनीक भी, दोनों के दो वस्तुओं के उत्पादन के वैकल्पिक संभावना को प्रकट करते हों, उसे कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मतलब कि जो हमारे पास साधन और तकनीक दे रखी हैं और दो वस्तुएं हैं, हम उन दो वस्तुओं के कौन से सहयोग को लेंगे, कौन सी दो वस्तुओं के सहयोग जोड़े ले सकते हैं, उनको दर्शाना उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए हमारे एक साइड में हमारे पास गेहूं है, दूसरी साइड हमारे पास स्टील है, वीट्स और स्टील है। अगर हम गेहूं की 10 मात्रा ले सकते हैं तो हमें स्टील की मात्रा 0 करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास साधन और तकनीक दिए गए हैं। उसी प्रकार अगर हम घटा के इसकी 7 मात्रा कर देते हैं तो हम इसकी 2 मात्रा का निर्धारण ले सकते हैं, या दो मात्रा स्टील की ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम अलग अलग सहयोग हैं, इसे हम आगे देखेंगे। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। परिभाषा के अनुसार सैमुअल्सन ने कहा है, उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधन तथा तकनीक द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव हो सकता है। मतलब जहाँ पर दो वस्तुएं और सेवाओं के उन सहयोग, जहाँ हमें वस्तुएं भी हो सकती हैं और सेवाएं भी हो सकती हैं जो दी गई हैं, और उनका एक अर्थव्यवस्था के अंदर साधन और तकनीक सहायता से हम अधिकतम प्रयोग और रोजगार किस प्रकार संभव कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अच्छा, हम बता देते हैं कि इसको रूपांतरण रेखा भी बोला जाता है। किसको? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को, पीपीसी को। इसको रूपांतरण रेखा, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी इसको कहा जाता है। अब हम इसको जानने से पहले कुछ अजम्पशन माननी होती है कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कब काम करता है, कब इसकी स्थिति के अनुसार बनता है। पहला हम देख लेते हैं उत्पादन के साधनों की स्थिर मात्रा। जो हमारे पास साधन दिए गए हैं वो सारे के सारे फिक्स्ड हों, उनमें कोई परिवर्तन ना हो। दूसरा है उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग। जितने भी संसाधन दिए गए हैं उनका पूर्ण इस्तेमाल किया गया हो और साधन पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था में प्रयोग करते हो। स्थिर टेक्नोलॉजी। स्थिर टेक्नोलॉजी का क्या अर्थ है कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी दी गई है, जो यह तकनीक दी गई है, उसमें कोई परिवर्तन ना आए और दो वस्तुएं, केवल दो वस्तुओं का प्रयोग किया जाए, संयोग दो वस्तुओं के साथ होगा, अधिक वस्तुओं का इस्तेमाल ना किया जाए। ये चार बातें मानकर हम उत्पादन संभावना वक्र को निकाल सकते हैं। एक बार फिर देख ले। पहली है उत्पादन के साधनों की स्थिर मात्रा, कि उत्पादन के साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो साधन दिए गए हैं उनका बढ़िया प्रयोग होना चाहिए, स्थिर तकनीक होनी चाहिए और दो वस्तुएं हों। इन सबको मानकर हम उत्पादन संभावना वक्र को निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, हमारे पास दो वस्तुएं दी गई हैं जिसमें इनकी कीमत भी साथ में दी गई है। पहला अगर हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं का टन में उत्पादन होता है 0 टन उत्पादन अगर हम गेहूं का करते हैं ए संयोग में, तो हम 12 गांठे कपास की ले सकते हैं। उसी प्रकार दूसरे संयोग बी में क्या कर सकते हैं, अगर हम गेहूं की 2 टन गेहूं लेते हैं तो हमारी यहाँ मात्रा कम हो जाती है कपास की। अगर हम यहाँ 4 टन गेहूं लेते हैं तो हमारे कपड़े की मात्रा और कम हो जाती है। उसी प्रकार अगर हम 6 टन गेहूं लेते हैं तो हमारे यहाँ कपड़े की मात्रा
जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास पैसे और साधन दिए गए हैं, उनसे हमें वस्तुएं खरीदनी हैं जिनकी अलग अलग कीमत हो सकती है और इनको हम अलग अलग मांग करते हैं। पहला अगर हम सहयोग यहाँ 4 बनते हैं, पहला A B C और D, 4 संयोग 4 संभावनाएं हो सकती हैं। या तो हम जीरो की मांग करें तो 12 कपास ले सकते हैं, या हाँ अगर हम कपास की जीरो करें तो इसकी 6 मात्रा कपड़े की ले सकते हैं। चलिए चित्र की सहायता से इसको देखते हैं कि किस प्रकार से चित्र की सहायता से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं, नीचे ली गई है गेहूँ, इस साइड में लिया गया है कपड़ा। अब शुरुआत करते हैं ऊपर से। जब हम गेहूं की मात्रा 0 कर देते हैं तो हम कपड़े की मात्रा कितना ले सकते हैं, 12। ये हमारा पहला सहयोग था। दूसरा सहयोग क्या है कि जब हमारे पास कपड़े की मात्रा कम हो जाए या हम गेहूं को 2 टन खरीदना शुरू कर देंगे तो हमारे यहाँ कपड़े की 10 मात्रा रह जाएगी। ये बिंदु बी सहयोग का हो गया। उसी प्रकार जब ये 4 हो जाती है तो ये 6 रह जाती है। कपड़े की 6 बैरियर्स की बात करते हैं तो गेहूं को टन के अंदर मापा गया है। अगर हम गेहूं को 6 टन लेते हैं तो कपड़े की मात्रा 0 करनी पड़ेगी। ये डी से हो गए। इन जो अलग अलग बिंदु बने हैं A B और C D, ये 4 बिंदुओं को जो मिलाने वाली ये रेखा है इसको बोला जाता है उत्पादन संभावना वक्र। देखिए जो हमने यहाँ से अलग अलग जो ये इस तरह से ये रेखा मिलाई गई है, जहाँ पर पहले यहाँ था हमारा A बिंदु, फिर हमारा यहाँ से आया था B बिंदु, जो ये बिंदु को मिलाया गया था यहाँ फिर हमारा आया था C, और लास्ट में जो बिंदु आया था वो था D। इनको जो अलग अलग रेखा से मिलाया गया है इसे कहा गया है उत्पादन संभावना वक्र रेखा, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कहा गया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसी में 2 चीज़ें और दी गई हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें एक बिंदु E दिया गया है जो बाहर की तरफ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है अनअटेंडेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। जो E बिंदु है हमारी दी गई टेक्नोलॉजी से बाहर है, इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसको प्राप्त करना मुश्किल है क्योंकि ये हमारी पहुंच से बाहर है। हम सिर्फ या तो 12 टन कपड़ा ले सकते हैं या 6 टन गेहूं ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। ये हमारा अनअटेंडेबल है जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। अप्राप्य सोर्स इसको बोल लेंगे कि ये अप्राप्य सोर्स है, यहाँ हम कोई वस्तु ग्रहण नहीं कर सकते। दूसरा आप देखेंगे बिंदु F, जो ये नीचे की ओर ये रहा, ये क्या है, ये हमारे उत्पादन संभावना वक्र के नीचे की ओर है। इसको हम कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमने ये बिंदु यहाँ अगर लेना है, जैसे आप देख पा रहे हैं F बिंदु की बात करें, F बिंदु पर अगर हम मात्रा ले रहे हैं इसकी, अगर हम इसको आगे मिला के देखें करते हैं कि जो हमारे पास ये बिंदु है, इस बिंदु पर अगर हम इसको इस तरह से मिला देते हैं तो यहाँ हम 4 मात्रा कपड़े की ले रहे हैं और यहाँ मिलाने पर 3 मात्रा हम गेहूं की ले रहे हैं। ये सोर्स हमारे लिए इसलिए इनएफिशिएंट है क्योंकि हमारे पास साधन दिए गए हैं। अगर हम इनमें से किसी एक को स्थिर रखना चाहें, हम गेहूं की 3 मात्रा रखना चाहें तो हम ज़्यादा कपड़े को और प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सोर्स है 8 तक और प्राप्त करने का। उसी तरह अगर हम बात करें कि ये जो 4 की मात्रा यहाँ दी गई थी, हम चाहते हैं कि हमारे कपड़ा तो 4 ही चाहिए लेकिन गेहूं को भी हम बढ़ा सकते हैं और गेहूं की मात्रा को 5 तक आगे ले जाया जा सकता है। तो इस प्रकार से एक ऐसा सोर्स है जिस पर हमें कम वस्तुएं मिल रही हैं और जबकि हम इससे ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं, हमारे पास साधन हैं। इन्हें बोला जाता है अप्राप्य सोर्स और प्राप्य सोर्स।